बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भोला नाम का एक अकेला व्यक्ति रहता था। वह दान करने में बहुत विश्वास रखता था और गांव के सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे। भोला के पास भले ही अपने खाने के लिए कुछ न हो, लेकिन वह कभी भी दान करने से पीछे नहीं हटता था। एक दिन जब भोला ने सुबह सुबह खाना बनाकर जैसे ही खाने के लिए बैठा, उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आ गई और भोला से बोली, कुछ खाने को दे दो बेटा, 5 दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाया पिया नहीं हूँ, अब तो चलने की भी हिम्मत नहीं रही। अरे दादी, अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। अरे इतने से मेरा पेट नहीं भरेगा। कोई बात नहीं, मैं आगे कहीं और मांग कर खा लूंगी। तुम अपना खाना खा लो, बैठे हो तो खा लो। अच्छा दादी, यह खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर भोला अपनी थाली बूढ़ी औरत की ओर बढ़ा देता है। बूढ़ी औरत खाने को देखकर खुशी खुशी जल्दी जल्दी खाने लगती है। खाना समाप्त होने पर बूढ़ी औरत भोला को ढेर सारा आशीर्वाद देती हुई कहती है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर कहाँ मिलते हैं। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। लेकिन भोला को भी भूख लगी थी। अब वह रसोई में जाकर वहां रखे बर्तन को देखने लगता है, जिसमें एक दाना भी नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं न कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। बस इतना सुकून है कि बूढ़ी औरत का पेट भर गया। भोला जैसे ही घर से बाहर निकलता है, गांव का हरिशंकर उसे देखता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से यह लकड़ियां अकेले ही उठा रहा हूँ, अभी भोला को बुलाता हूँ, तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने की आदत है। खुद भले ही जेब में एक फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन दानवीर बनने का शौक जरूर है। अब हरिशंकर भोला को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे क्या हाल चाल है हरिशंकर भाई, सब ठीक है ना? ये लकड़ियां जंगल से ला रहे हो क्या? अरे हाँ हाँ, अभी और लकड़ियां हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर जंगल से लकड़ियां आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ है और इसे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर हरिशंकर भोला से कई सारी लकड़ियों का ढेर जंगल से घर रखवा लेता है। लेकिन भोला तो भूखा था और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। लकड़ियां रखने के बाद हरिशंकर भोला से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भोला भाई, अगर तुम नहीं होते तो मुझे लकड़ियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे लकड़ियां ढोने के बाद भोला थक जाता है। अब वह रामू काका की दुकान से राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। फिर अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। भोला नींद में होता है और जब दरवाजा खोलता है तो देखता है उसका पड़ोसी नंदू अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे अरे नंदू, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों ना मारूं? मेरी पत्नी है, मेरी मर्जी। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख नंदू, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर यह सब देख रहे हैं, क्या यह अच्छा है? अरे भोला बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे बुढ़िया, चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है, क्या ये ठीक है? लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर नंदू फिर से अपनी पत्नी लक्ष्मी को मारने लगता है। लेकिन यह सब भोला से नहीं देखा जाता और वह नंदू का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार तमाचा लगता है। यह देखकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। बिल्कुल ठीक किया, ये इसी के लायक है। अरे अपनी बीवी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। अरे भोला भाई, आपने बिल्कुल सही किया। इसे तो मार मार कर गांव से भगा देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला ना तो इसे और भी मारूंगा। फिर देखता हूँ इसे कौन बचाने आता है। इतने बीच में भोला पैसा नंदू को देता है और बोलता है, अबे ये ले पैसे और अब जा यहाँ से। और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डलवा कर अच्छे से कुटाई करवाऊंगी।
तेरी समझा? बिल्कुल ठीक किया बेटा इसके साथ। गांव के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत भोले से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के इंसान हैं। आप हर किसी की मदद करते हैं और सबका भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस यही चाहते हैं कि अगला मुखिया आप ही बने, ना कि वो लालचंद सेठ। अरे क्या बात कही है तूने, ये बात तो मैं काफी समय से दिल में दबाए बैठी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो भोला भाई। अगर आप मुखिया बनोगे तो गांव में विकास और तरक्की होगी। लालचंद सेठ के पास तो लोग जाने से भी डरते हैं और उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। भोला हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोगों ने फैसला किया कि अगला मुखिया भोला ही बनेगा। जब यह बात वर्तमान मुखिया तक पहुंचती है तो वह तिलमिला उठता है। क्या भोला कि इतनी हिम्मत खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन मुखिया बनने का सपना देख रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ मुखिया जी, और तो और गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगला मुखिया भोला ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना भोला आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। मुखिया अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा भोला हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग भोला को मुखिया बना देते हैं। कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन बांटने की बारी आती है तो सरपंच बड़ी चालाकी से राशन में मिलावट करवा देता है, जिसका भोला को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे मुखिया बनते देख दिल को बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा और समय पर भी मिलेगा। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा सौंपा है और मैं इसे अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। अरे हाँ हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना मुखिया लालचंद सेठ तो हमेशा आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता था। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए मुखिया भोला ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर भोला से सवाल करने लगे हैं। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का मुखिया बनाया और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। भोला बेटा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके तुम्हें क्या मिला? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा भला चाहते थे, तो फिर राशन में मिलावट क्यों की? इतना मिलावट तो लालचंद सेठ भी नहीं करते थे। लगता है हमने तुम्हें मुखिया बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही हो कमलावती काकी। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। यह सारी बातें चल ही रही होती है कि तभी वहां मुखिया आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब भोला को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। मुखिया और उसका आदमी बहुत खुश थे, क्योंकि यह सब उन्होंने ही किया था। गांव से निकलने के बाद भोला काफी दूर जंगल में आ जाता है। वह हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले हमेशा उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव से मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है तो फिर यह सब जरूर मुखिया का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर मुखिया फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर से मुखिया लालचंद सेठ को अपना मुखिया बनाने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें भोला भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और भोला का कहीं आता पता ही नहीं था। एक रोज मुखिया का आदमी जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वह दो आदमियों को बातें करते हुए सुनता है जो भोला के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब वह आदमी घबराते हुए घर पहुंचता है और मुखिया से कहता है, मलिक, मलिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वह दोनों भोला के बारे में बात कर रहे थे। वह जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में भूषण ने आत्महत्या कर ली है और यह करीब एक सप्ताह पहले की बात है। इसका मतलब
मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो, अच्छा है। और तो और माली की ये बात तो गांव वालों भी जानते हैं ना। जाने उन तक ये बात किसने पहुंचाई। हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बात कर रहे थे। अरे गांव वाले बहुत ही मतलबी है। भोला ने गांव वालों का कितना साथ दिया, और गांव वाले भी यही कहेंगे कि भोले ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव वालों के साथ साथ मुखिया को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि भोला ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद भोला मुखिया के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। सरपंच अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख, जरा कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने भोला है, मतलब भोला का भूत। मालिक, ये भोला का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से। मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 5-5 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। सरपंच का नौकर इतना कहकर वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। उधर जैसे जैसे भोला आगे बढ़ रहा था, मुखिया का सीना पसीने से तरबतर हो रहा था। वहीं रुक जा, भोला का भूत। तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूँ, अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मार मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही यह सच गांव वालों के साथ सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मार मत। अब मुखिया रात के समय गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच को बोलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके आदमियों ने की थी, ना कि भोला। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपनी आत्महत्या की झूठी खबर फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और अब मैं आप सभी के सामने हूं। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान और प्यार देकर दानवीर कहा। अरे हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब उसी समय गांव वाले मुखिया को गांव से निकाल देते हैं और उसकी जगह भोला को गांव का नया मुखिया बनाते हैं। वे भोला से माफी मांगते हैं कि वे मुखिया की बातों में आ गए थे और बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया।